जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साइंस क्लासेस में। तो आज आपके लिए लाया हूं इम्पोर्टेंट फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। जी हाँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन को पूरा डिटेल से अगर पढ़ना है तो आप हमारे वीडियो में जुड़ जाइए। कोई शॉर्टकट वाला वीडियो नहीं है, ये पूरे जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक है। बिल्कुल आप एक अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं फिजिक्स का। एक पहला चैप्टर मैं स्टार्ट किया हूं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं जिसका नाम मैं कल ही लिखवाया था आपको वीडियो में। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। अगला है विद्युत धारा, उसके बाद है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और फिर पढ़ते हैं ऊर्जा के स्रोत। इन तमाम चैप्टरों को हम लोग पढ़ने से पहले आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। जिसका क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारा पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे कितने नंबर के आते हैं क्वेश्चन ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि यह कोई निश्चित नहीं है कि इससे 2 नंबर के आएंगे कि 5 नंबर का आएगा कि 10 नंबर का आएगा। क्लियर है ना? तो अभी हम जो बात बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैं एक बार रिव्यू दे देता हूं कि इसमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं और क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं उनके परिभाषाओं को पढ़ेंगे। फिर पढ़ना है इसमें प्रकाश के परावर्तन को। फिर प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने के बाद हम लोग दर्पण को पढ़ेंगे, और दर्पण को पढ़ने के बाद हम लोग इस दर्पण से रिलेटेड, आपको पता होगा कि समतल दर्पण और गोलीय दर्पण काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इस समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में हम लोग किरण आरेख द्वारा दर्शा करके, समझा करके बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। और फिर इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे उत्तल और अवतल से रिलेटेड, है ना। और उसके बाद इसी में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे दर्पण का चिन्ह परिपाटी। इसी में पढ़ेंगे दर्पण सूत्र, चाहे वो अवतल से हो चाहे उत्तल से हो, प्रूफ करके, ऐसे नहीं, प्रूफ करके। और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आवर्धन, मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन, आवर्धन के भी व्यंजक सूत्र को सिद्ध करके बताएंगे। और तब लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे और भी कुछ क्वेश्चन आंसर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोग फंसते हैं इसी में। यानी पूरा होल संपूर्ण तैयारी प्रकाश का परावर्तन करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको बेहतर कंटेंट दूंगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिजिक्स को रटा नहीं, पढ़ा नहीं, समझा जाता है। और आइए हम वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। और आपको लिखने की चिंता नहीं करनी है कि मैं लिखाऊंगा कैसे। वीडियो के अंत में मैं जितना बोलूँगा उतना आपको मिल जाएगा लिखा हुआ आपके लास्ट वीडियो के लास्ट पार्ट में, ठीक है। कॉमा का मिस्टेक नहीं होगा, ध्यान देने की बात है। बोर्ड पर ध्यान देना और सीखने का प्रयास करना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस प्रकार की सुविधा चाहिए, है ना। आपको क्या मैं जो बता रहा हूँ वो आपको ठीक लग रहा है या ना लग रहा है, वो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अभी मैं प्रकाश का परावर्तन पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि किसी सतह से टकरा करके वापस लौट जाना। लेकिन मैं अभी इस पर नहीं लौटूंगा, अभी इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन को समझाने के लिए सबसे पहले प्रकाश को समझाना बहुत क्या है, जरूरी है। और प्रकाश को समझ जाएंगे तो उस वस्तु को देखते कैसे हैं, उस वस्तु को देखने के लिए जानना जरूरी है कि नहीं। और तब जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। ऐसे नहीं सिर्फ कोर्स ऐसा नहीं झूठ मूठ पढ़ाने से काम चलने वाला है। क्लियर ना? तो आइए पूरे डिटेल से, है ना, मन से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आपको देख रहे होंगे आप कि सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन में सबसे पहले नाम आता है प्रकाश का। तो प्रकाश के बारे में पूरा डिटेल से पढ़िएगा। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई अकबका के नहीं ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि स्किप कर करके देखेंगे वीडियो को। यह वीडियो अनंत समय के लिए यूट्यूब पे पड़ा रहेगा। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिए, समझिए कि यह वीडियो अनंत समय के लिए वीडियो पर यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, और आप इस वीडियो के माध्यम से कभी भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी आप बार बार वीडियो को देख सकते हैं, इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा तो फ्री है, क्लासेस फ्री हैं, कोई प्राइवेट नहीं होगा या किसी के लिए शुल्क नहीं आपसे डिमांड किया जाएगा, फ्री है। आनंद लीजिए, मज़ा लीजिए पढ़ने का। तो प्रकाश क्या है समझिएगा ध्यान से। तो प्रकाश के बारे में थोड़ा सा लाइन को आप समझेंगे, लाइट क्या होता है।
हम लोग रोज़मर्रे की ज़िंदगी में लाइट से जूझ रहे हैं, हमेशा लाइट देखते हैं, लेकिन जिसके बारे में देखते हैं, जिसे देखते हैं, उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो आप जानिए कि प्रकाश एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है, जिसके माध्यमों से हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, एनर्जी है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो बोलिएगा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। किसी वस्तु को देखने की अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। इसे दूसरे तरीके से कैसे बोला जा सकता है, तो बोलेंगे प्रकाश एक वैसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। आप देख सकते हैं इमेज के द्वारा कि एक बल्ब प्रकाशित हो करके किसी स्विच को दिखा रहा है, हाँ या ना। तो इसीलिए आप देखिएगा ध्यान से कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए ना मुझे लाइट की ज़रूरत होती है। अगर लाइट नहीं तो फिर दिखाई देना नहीं, क्योंकि आपको दिखाई देगा ही नहीं। क्योंकि आप अपने कमरे में सारे बल्ब को बंद कर लीजिए तो कमरा में कुछ दिखाई देता है नहीं। अगर फिर भी कुछ दिखाई दे रहा है तो याद रखना वह प्रकाश का परिवर्तन का गुण है। किसी बगल में लाइट जलती है और बगल के लाइट दीवार से टकरा के आपके घर के अंदर, रूम के अंदर प्रकाश आ रहा है। मैं उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। पहले आइए प्रकाश के बारे में समझते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं, तो आपको मैंने क्या बताया कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या किसी वस्तु को देखने की अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा एक पॉइंट्स है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन में गमन करती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए इमेज के साथ आप फिगर देख के समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, तो समझिए कि एक मोमबत्ती है। क्या ये? मोमबत्ती है। तो जब मोमबत्ती है ना, तो मोमबत्ती से निकलने वाली प्रकाश की किरणें अगर सीधे पाइप में जाए, सीधी कहाँ जाए? पाइप में जाए, तो आपको लग रहा होगा कि ये प्रकाश सीधे यहाँ से बाहर की ओर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यहाँ से प्रकाश बाहर की ओर निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करती है। लेकिन अगर एक और मैं मोमबत्ती लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, और इस मोमबत्ती से प्रज्वलित होने वाली प्रकाश की किरणें ध्यान देना, प्रकाश की किरणें किसी पाइप से गुजरती तो जरूर है, लेकिन बीच में पाइप क्या है? टेढ़ा है। बीच में पाइप क्या है? टेढ़ा है। तो जब बीच में पाइप टेढ़ा है ना, तो इससे प्रकाश की किरणें जाएगी और यहीं पे टकरा के रह जाएगी। यानी कि आप प्रकाश बाहर निकलेगा? तो बिल्कुल नहीं। तो याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इस सिद्धांत को पता है क्या कहते हैं? रिजु रैखिक सिद्धांत। रिजु रैखिक सिद्धांत कहते हैं। याद रखेंगे कि प्रकाश की जो चाल होती है वो सीधी रेखा में होती है। तो याद रखना, प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने की क्रिया ही क्या कहलाती है? रिजु रैखिक सिद्धांत कहलाती है। रिजु रैखिक सिद्धांत कहलाती है। रिजु रैखिक सिद्धांत कहलाती है। बोलेगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, उसे क्या कहेंगे? तो रिजु रैखिक सिद्धांत कहेंगे। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। याद रखिएगा, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय क्या है? तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। पूछा हुआ भी एग्जाम में है कि प्रकाश एक उदाहरण है 4 ऑप्शन के साथ, तो आप फटाफट बोलिएगा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी प्रकाश कैसी तरंगें हैं? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये सब ऑब्जेक्टिव याद नहीं करना है, मैं जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ कंटेंट सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो प्रकाश के बारे में आपको सारी बातें समझ में आ गई। तो अभी मैं जो बतलाने जा रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। ये तो लाइट के बारे में आप जान गए कि लाइट होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। लाइट नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। अगर लाइट है भी तब देख कैसे पाएंगे, जरा उसे समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया कि मानव का नेत्र, तो आप देखिए मैं मानव का नेत्र बना देता हूं थोड़ा सा ऐसी रफली, हालांकि मैं इससे और बढ़िया बनाऊंगा जब मैं आपको मानव नेत्र पढ़ाऊंगा।
ठीक है ना। ये मानव नेत्र का एक छोटा सा हिस्सा के रूप में हल्का सा बना देता हूं, और ये मानव नेत्र है और इसके एक भाग में यहाँ गड्ढा नुमा रहता है जिसको रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ध्यान देना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र के रेटिना पर। आप कहिएगा मानव नेत्र क्यों स्टार्ट कर दिए? भाई साहब, थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप लाइट को देखिएगा किससे? आंखों से ही ना देखिएगा, तो आंखों के बारे में, इसके बारे में थोड़ी सी गहराई नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि मैं आपको इसको तीसरा चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो पहले आप इसको जान लीजिए। तो ये आपका, ये कोई वस्तु है, तो यह वस्तु आपको इस रेटिना पर बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये सीधा है तो यह क्या बनता है? उल्टा बनता है। पता है, याद रखिएगा कि मानव के नेत्र पर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव के नेत्र पर किस भाग पे बनता है? तो आप बोलिएगा मानव के रेटिना पर बनता है। मानव के रेटिना पर बनता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है। और जब जब उल्टा हम आज के बाद कभी बोलेंगे ना, तो आप हमेशा वास्तविक बोलिएगा। सीधा बोलेंगे तो काल्पनिक बोलेंगे। मैं प्रूफ करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए आइए समझिएगा ध्यान से। मैंने क्या बोला कि मानव नेत्र पर, मानव नेत्र के रेटिना पर दो प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा, मानव नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब दो बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और अस्थाई बनता है। हमेशा के लिए नहीं बनता। ये नहीं कि एक बार बन गया तो बस तुम मेरे ख्यालों में हो, मैं तुम्हारे निगाहों में हूं, ऐसा नहीं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि मान लिया मैं अगर किसी वस्तु को देखा, तो ऐसा नहीं कि बस उसे देख लिया ना तो उसी का इमेज मेरे आंखों में है और उसके अलावा तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ पल के लिए होता है। तो वह पल क्या है? तो वह पल है 1/16 सेकेंड। यानी याद रखिएगा कि मानव के रेटिना पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना, वह 1/16 सेकेंड के लिए अस्थाई बनता है। आइए ध्यान दीजिएगा इधर। बोलो, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो बोलेंगे मानव के नेत्र के रेटिना पर। कितना बनता है? तो 2 बनता है। कितना बनता है? 2 बनता है। कैसा बनता है? तो उल्टा बनता है। और क्या बनता है? तो वास्तविक बनता है और अस्थाई बनता है। अस्थाई बनता है, याद रखिएगा। रेटिना बनता है, 2 बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, अस्थाई बनता है। क्लियर है ना। और मस्तिष्क, ये जो मेरा माइंड है, वो मस्तिष्क इन प्रतिबिंबों को एक साथ करके उलट देती है, जिसके कारण वस्तुएं अपनी वास्तविक स्थिति में दिखाई पड़ती है। देखने की क्रिया है। क्योंकि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के रेटिना पर बनता है, 2 बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, अस्थायी बनता है। और मस्तिष्क इन दोनों प्रतिबिंबों को एक साथ करके उलट देती है, जिसके द्वारा किसी वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में दिखाई देती है और हम उस वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हमेशा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बनता है? तो आया हुआ परीक्षा में, उल्टा एवं वास्तविक। उल्टा एवं वास्तविक। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के रेटिना पर कैसा बनता है? तो बोलेंगे उल्टा और वास्तविक। और अस्थायी बनता है, सदैव के लिए नहीं बनता है, हमेशा के लिए नहीं बनता है। अब ध्यान देना एक बात और, कि अस्थायी भी बनता है। कहेगा इस, अभी तो बोले आपने कि अस्थायी बनता है, तो अस्थायी बनता है वो 1/16 सेकेंड के लिए, 1/16 सेकेंड के लिए। लेकिन कभी कभी 1/10 सेकेंड भी ऑप्शन में दिया रहेगा। लेकिन आप समझ लो, मैं आपको बता देता हूं कि यह बनता है प्रकाश के लिए और 1/10 सेकेंड है ध्वनि के लिए। क्योंकि हम किसी वस्तु को सुनते हैं ना, तो उसका सुनाई हमारे कानों पर 1/10 सेकेंड तक अस्थायी रहता है। 1/10 सेकेंड तक क्या रहता है? अस्थायी रहता है। और किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंखों के रेटिना पर 1/16 सेकेंड तक अस्थायी रहता है। उसके बाद हम जानते हैं रियल में कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा अस्थायी होता है। ठीक है, अब आगे समझिएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। यानी यह देखने की क्रिया है। आपको पता होगा कि मस्तिष्क कैसे कैसे काम करता है। तो हमारे आंखों के नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब 2 बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और अस्थायी बनता है।
जिसे मस्तिष्क एक साथ करके उलट देती है, जिसके कारण वस्तुएं अपनी वास्तविक स्थिति में दिखाई पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बात है कि कभी कभी आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि एक नेत्र का दृष्टि विस्तार, एक नेत्र का दृष्टि विस्तार 150 डिग्री होता है। बताता हूं क्यों। जैसे हम कभी किसी वस्तु को देखेंगे ना, तो जब हम किसी वस्तु को देखेंगे तो इधर के पार्ट्स को भी देखते हैं। देखिए इधर मैं अगर बंद कर दूं तो इधर के पार्ट्स भी दिखाई देते हैं, अगर मैं इधर बंद कर लूं तो इधर के पार्ट्स भी दिखाई देते हैं। बातें समझ में आ रही है। यानी एक नेत्र का दृष्टि विस्तार, यहाँ कोई दीवार थोड़ी ना लगा हुआ है कि ये साइड दिखाई देगा ये साइड नहीं दिखाई देगा, तो इसीलिए 150 डिग्री होता है। लेकिन जब दो नेत्र का दृष्टि विस्तार, मैं आपको बोलूं कि दो नेत्र का दृष्टि विस्तार कितना होता है, तो कुछ लोग 300 बोलते हैं, क्योंकि मैथ पढ़ते हैं वो, तो 300 फट से बोल देंगे। लेकिन नहीं, 300 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस आंख से भी इधर देखते हैं और इस आंख से भी इधर देखते हैं, तो बीच में ये भाग है जो ओवरलैप करता है, ये भाग क्या करता है, कॉमन है। इसीलिए यह भाग दोनों जुटता नहीं, बल्कि एक ही रैखिक में मेरा आंख इस तरीके का है ऐसा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपके नॉलेज के लिए भी बता देता हूँ थोड़ा सा कि जानवर का आंख एक दूसरे आंख के विपरीत होता है। इसीलिए जानवर के लिए ध्यान देना, ये मनुष्य के लिए था, ये किसके लिए है, मनुष्य के लिए है। थोड़ा सा जब बीच में आती है ना बातें तो मैं आपको बोल ही देता हूँ। जानवर के लिए याद रखिएगा कि एक नेत्र का दृष्टि विस्तार 180 डिग्री, जबकि दो नेत्र का दृष्टि विस्तार 360 डिग्री होता है। आप कहोगे क्या बोल दिए भाई। हाँ, ऐसी दिखते होंगे आप, आगे कुछ करते रहता है जानवर और पीछे से लात चला देता है, वो देखते रहता है आपको क्या करते हैं आप, हरकत आपकी खराब है। तो यहाँ पर एक आंखों का जो दृष्टि विस्तार होता है 180 डिग्री और दो आंखों का दृष्टि विस्तार 360 डिग्री होता है। ये केवल जानवरों पर लागू होते हैं। चलिए अब यहां पर आपको ध्यान देना है, मानव नेत्र में, अगला, मानव नेत्र में मांसपेशियों का बना हुआ 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। कितने प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, जिसे हम छड़ और शंकु कहते हैं, जिसे हम छड़ और क्या कहते हैं, शंकु। ध्यान दीजिएगा, शंकु क्या करता है ना, हमारे आंखों में, देखिए फिगर के साथ आप समझिएगा, बोर्ड पे आप देखिएगा, आपके स्क्रीन पे एक फिगर आया है, ध्यान दीजिएगा। जो नेत्र बना हुआ है ना, नेत्र के बाहरी साइड में जो कुछ इस तरीके का नहीं बना हुआ है, तो जो रेड वाला आपको दिखाई दे रहा होगा वही है हमारा शंकु। लेकिन वह इतनी संख्या में होती है ना जिसे देख नहीं सकते हैं, बहुत काफी संख्या में होता है। मैं बताता हूँ कितना होता है। जो छड़ का क्या काम है, अगर मेरे आंखों में 2 प्रकार का अगर तंतु है तो उसमें छड़ है एक शंकु है, तो छड़ का क्या काम है, छड़ क्या करता है ना, प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करता है, इंटेंसिटी को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, यानी प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करता है, प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करता है। और शंकु क्या करता है, शंकु करता है प्रकाश के रंग को अवशोषित करता है, प्रकाश के रंग को अवशोषित करता है, प्रकाश के रंग को क्या करता है, अवशोषित करता है। अब समझिएगा कि छड़ों की संख्या एक नेत्र में लगभग कितना होता है पता है, 12 करोड़ छड़ होते हैं, 12 करोड़ छड़ होते हैं। आपको लगेगा बाप रे इतना ज्यादा होता है, जी हाँ, 12 करोड़ लगभग छड़ों की संख्या होती है और 60 लाख शंकु पाए जाते हैं, 60 लाख लगभग शंकु पाए जाते हैं। जी हाँ, एक नेत्र के लिए कह रहा हूं मैं, यानी कि आपको कहा जाता है कि छड़ और शंकु पाया जाता है, और छड़ और शंकु में छड़ का क्या काम, मैं बोलूंगा आपको कि छड़ का क्या काम, तो आप बोलेगा प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करता है, और शंकु का क्या काम, तो प्रकाश के रंग को अवशोषित करता है। 12 करोड़ छड़ और 60 लाख क्या पाए जाते हैं, शंकु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, शंकु पाए जाते हैं। अब कहेगा इसकी फिगर कैसी होती है, ये देखने में कैसा लगता है, तो ये देखने में कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये देखने में कैसा होता है, तो ये देखने में कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का होता है कंप्लीट, यानी एक को कहते हैं छड़ और एक को क्या कहते हैं, शंकु। देखिए समझ करके आपको लिखने में मजा ही कुछ और आएगा, और मैं लिखाते रहूंगा तो क्या मजा आने वाला है। तो पहले मेरी पूरी बातों को समझो, लिखने का टेंशन नहीं लेना है, लास्ट में आपको मिलेगा। ओके, चलिए मिटा देता हूं इसको, क्योंकि आपको पता हो गया होगा।
कि क्या छड़ क्या शंकु। अगर लगे तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, हालांकि आपको सब कुछ मिला हुआ, आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। बोलो इसे एक बार मेरे साथ, कैसे बोलेंगे कि मानव नेत्र में मांसपेशियों का बना हुआ 2 प्रकार का तंतु पाया जाता है, जिसे छड़ और शंकु कहते हैं। छड़ प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करता है, जबकि शंकु प्रकाश के रंग को अवशोषित करता है। और छड़ देखने में कैसा लगता है मैंने बताया आपको, और शंकु देखने में कैसा लगता है बताया मैंने। छड़ की संख्या जो होती है ना 12 करोड़ होता है लगभग एक नेत्रों में, और 60 लाख शंकु की संख्या पाई जाती है। बातें क्लियर है। लेकिन याद रखना शंकु का काम बहुत जबरदस्त है। शंकु में पहले ये जान लीजिए कि 7 रंग होते हैं। शंकु में कितने रंग पाए जाते हैं? 7 रंग पाए जाते हैं। याद रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजा आएगा। याद रखिएगा शंकु में 7 रंग पाए जाते हैं, यानी शंकु में 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं, शंकु में 7 रंग होते हैं। अब आइए जानेंगे कि कौन कौन होता है। तो होता है बैनी, आह, पीनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। फिर से बैगनी, आह, पीनाला, इस तरीके से इसे याद करते हैं। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बातें समझिए मेरी बातों को। आज याद करोगे ना तो आगे काम आएंगे। क्यों? क्योंकि यह रंग केवल शंकु में नहीं बल्कि सूर्य के प्रकाश में, इंद्रधनुष में यही क्रम होता है। इसी सीक्वेंस में होते हैं सूर्य का प्रकाश, और इसी सीक्वेंस में होता है इंद्रधनुष के रंग। अब याद रखेंगे बैनी, आह, पीनाला को बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल कहते हैं। तो यानी आप इसे लिख सकते हैं पूरे डिटेल से कि वैस से होता है बैगनी, जिसको वायलेट कहते हैं, वायलेट। ठीक है। और याद रखिएगा उसके बाद आपका होता है नी से नीला। नी से क्या होता है? नीला, जिसको बोलते हैं ब्लू। और हम बोलते हैं आ से आसमानी। आ से आसमानी। आसमानी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिगो। इंडिगो। और हा से बोलते हैं हरा, जिसको जानते हैं ग्रीन। उसके बाद हम लोग जानते हैं पी से पीला। पी से पीला, YELLOW, पीला। और उसके बाद बोलते हैं ना से नारंगी। नारंगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑरेंज। और उसके बाद आप बोलते हैं ला से लाल, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड। तो याद रखिएगा ये आपका क्रम है। इस क्रम के अनुसार याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट बात कि आसमानी को हम लोग जामुनी भी कहते हैं। आसमानी को हम लोग जामुनी भी कहते हैं। और बहुत सारे किताब में बैनी, आह, पीनाला तो लिखा ही रहेगा, कहीं कहीं लिखा रहेगा बैजानी, पीनाला। बैजानी, पीनाला माने बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसको बोलेंगे बैनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो सब कुछ तो मिल ही गया कॉमन, यानी आ यहाँ जा, आजा। इसमें आया, इसमें क्या मिला? आजा। याद रहेगा आ, और यहाँ रहेगा जा। तो आ से आसमानी, जा से जामुनी, आजा। क्लियर? याद रखिएगा। तो बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, यानी क्रम आपको याद होना चाहिए। अगर आज क्रम आप याद कर लेते हैं तो आगे आपको काम आएगा। चलिए आगे बढ़ जाता हूं। ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए, बहुत सारी चीजें हैं, आप ध्यान से समझते रखिएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। एक बार समझने के बाद लिखने का मजा ही कुछ और होता है, हाँ या ना? चलिए, तो अभी हम लोग देखेंगे क्या? बर्नांध। बर्नांध को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। अब इसे क्या बोलते हैं जरा समझिएगा। लेक्चर 2 मिनट में लिखवाऊंगा नहीं, सब कुछ प्रिंटेड है आपके लिए। पहले यहां देखो क्या कहते हैं बर्नांध। तो बर्नांध कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। कहता है जिस व्यक्ति के नेत्र में एक प्रकार के रंग का शंकु नहीं पाया जाता है उसे हम बर्नांध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बर्नांध कहते हैं। याद रखिएगा कि बर्नांध कहते हैं। अब इसका मतलब समझ लीजिए, 2 मिनट, मजा आ जाएगा आपको।
तो वर्णांध किसे कहेंगे? तो जिस व्यक्ति के नेत्र में एक प्रकार के रंग का शंकु नहीं पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णांध कहते हैं। और वर्णांध क्या है जरा समझिएगा। वर्णांध का मतलब, जैसे शंकु में 7 रंग पाए जाते हैं, अगर मेरे आंखों में लाल रंग का शंकु नहीं है ना तो वो मुझे ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएगा। देखते होंगे टीवी में पहले भी कि लाल फ्रॉक पहन के अगर नाच रही है कोई, तो अगर उसे हम देखते हैं तो वह ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि अगर मुझे लाल रंग का शंकु हमारे आंखों में नहीं रहेगा तो वो लाल पहन के नाचेगी, हम उसे ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे। तो इस तरीके से आप जानेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा कि वर्णांध क्या होता है। तो वर्णांध में कोई जरूरी नहीं कि एक ही रंग का शंकु ना पाया जाए, बहुत रंग के शंकु नहीं पाए जा सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। तो इसका मुख्य कारण कहाँ है? क्या इसका इस्तेमाल होता है कहीं? तो बिल्कुल होता है, आपको पता होना चाहिए। रेलवे ड्राइवर और डिफेंस लाइन में खास करके इसकी बहुत अच्छा तरीके से इसकी जांच की जाती है। जिसको कलर विजन हो जाता है ना, उसे इस जॉब को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन बहुत जगह इसमें पाबंदियां नहीं हैं, कहीं कहीं तो नॉर्मल चेकअप होता है और कहीं कहीं हार्ड चेकअप होता है। जब अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस होगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, या 100% आपको मेडिकल पॉइंट मिल जाएंगे, यानी मेडिकल अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए आप इस बात को ध्यान दीजिए कि कलर ब्लाइंडनेस आप टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है? तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, आपके पास बहुत सारे वीडियो आएंगे। किसी एक वीडियो को क्लिक करके अपनी क्या बोलते हैं डाउट को दूर कर लीजिएगा कि क्या आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं। उससे काफ़ी मदद मिलता है और लगभग पता चल जाता है कि क्या आपको कलर ब्लाइंडनेस है। आपको एक गोलाकार में कुछ पारा हुआ रहेगा ऐसे ऐसे, और बताइए क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे ये 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि क्या लिखा हुआ है। चलिए, ऐसे ही बहुत सारे प्लेट आएंगे देखने के लिए। तो आप जानेंगे कि वर्णांध को क्या कहते हैं। तो वर्णांध सबसे पहले किसके नेत्रों में देखा गया था? तो वर्णांध सबसे पहले डाल्टनिज्म नामक वैज्ञानिक की आंखों में देखा गया था। डाल्टनिज्म, ध्यान दीजिएगा, डाल्टनिज्म नामक वैज्ञानिक के आंखों में देखा गया था, और इसीलिए इसे हम लोग डाल्टनिज्म रोग भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? डाल्टनिज्म रोग भी कहा जाता है। सबसे पहले इसे डाल्टनिज्म नामक व्यक्ति के आंखों में देखा गया था, इसलिए इसे डाल्टनिज्म रोग भी कहा जाता है। और इसे अनुवांशिक बीमारी भी कही जाती है। यह एक अनुवांशिक बीमारी है। अगर आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यह एक अनुवांशिक बीमारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आपको यह हो गया तो आपके आने वाले संतान को भी यह रोग देखने को मिलेगा। इसलिए याद रखिएगा कि इसे डाल्टनिज्म रोग भी कहा जाता है। इसे डाल्टनिज्म रोग भी कहा जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल। अब कलर ब्लाइंडनेस को आपने समझ रखा कि किसी व्यक्ति के नेत्र में अगर एक प्रकार के रंग का शंकु नहीं पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? वर्णांध कहेंगे। वर्णांध को डाल्टनिज्म रोग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले डाल्टनिज्म के नेत्रों में ही यह रोग देखा गया था, इसलिए इसे डाल्टनिज्म रोग कहा जाता है। यह एक अनुवांशिक बीमारी है, यह जन्मों जन्म तक नहीं छूटने वाला है और इसका कोई इलाज अभी तक संभव नहीं किया गया। इसीलिए क्या परहेज करना, क्या क्या करना, इसके बारे में तो हम डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन आपको मैं बाद में बताऊंगा। चलिए, इसलिए वर्णांध से बचें। अब आते हैं हम लोग किरण, वो फिल्मों वाली किरण नहीं, ये प्रकाश वाली किरण की बात कर रहा हूं, RAY किरण। तो यहां पर देखिएगा किरण के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर ध्यान देना कि किरण किसे कहते हैं। तो प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पे चलती है ना उसे हम किरण कहते हैं। तो आपको मैं ये भी बता देता हूं कि प्रकाश को चलने के लिए ना किसी पथ की जरूरत नहीं होती है, किसी पटरी की जरूरत नहीं होती कि वहां पटरी बिछाइएगा यहाँ तब जाएगी, सड़क बिछेगा तब जाएगा प्रकाश, ऐसा नहीं होता। लेकिन जहां भी प्रकाश जाएगा वो हमेशा सीधी रेखा में जाएगा। कंप्लीट हो, यानी जिस भी सीधी रेखा में जाएगी प्रकाश, वही प्रकाश की किरणें क्या कहलाएगी? पथ क्या कहलाएगा? किरण कहलाएगा। यानी प्रकाश के चलने की पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। कंप्लीट। चलिए, बहुत अच्छा। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर किरण पुंज कहते हैं किसे? किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, किरण पुंज किसे कहेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, किरण पुंज कहते हैं बुआ, आप देखे होंगे गांव देहातों में, आप एक जानते होंगे धान की जो पुआल होता है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं नेवारी, तो उस धान के पुआल के गट्ठर को अगर एक जगह सरिया दिया जाए तो वह बन जाता है धान का पुंज। क्या बन जाता है? धान का पुंज बन जाता है। सही है ना?
अब वह धान का जब पुंज बन जाता है तो याद रखेंगे कि यह धान के पुंज को हम क्या क्या बोलते हैं, धान का पुंज कहते हैं। तो उसी प्रकार से किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इट्स सिंपल। कैसे मैंने बोला कि धान के पुंज को सजाते हैं आपस में, तो धान के संग्रह को धान का पुंज कहते हैं। ठीक उसी तरीके से किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। याद रखिएगा, किरण पुंज को प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। किरण पुंज को प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। किरण पुंज को प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। और किरण पुंज या प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान देना मैं क्या क्या बोला कि प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। तो समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप पहले समझ लो, उसके बाद सारे काम आपकी हो जाएगी। समांतर प्रकाश पुंज उसे कहते हैं बाबू कि जब 2 या 2 से अधिक किरणों के बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक किरणों के बीच की दूरी बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। और ये फिगर कुछ आपको इस तरीके को देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके के फिगर को क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। क्लियर? जिसे इंग्लिश में हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, समांतर प्रकाश पुंज। दूसरा को बोलते हैं हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। मैं परिभाषा के साथ बोल रहा हूं, लेकिन लिखाना अभी तो मुझे है नहीं, मैं तो लास्ट में बोला हूं, तो इसीलिए मेरी बातों को सुनिए, समझिए, सीखिए। किसे कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज? तो बोलिएगा कि जब 2 या 2 से अधिक किरणें किसी बिंदु पर जमा होती है, किसी बिंदु पर क्या होती है, जमा होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। किसी बिंदु पर क्या होती है, जमा होती है। 2 या 2 से अधिक किरणें किसी बिंदु पर क्या हो जाए, जमा हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। याद रखना, एक बात आज मैं बोला हूं, बहुत बार यूज करूंगा, जमा होने का मतलब होता है अभिसारी। ध्यान देना, कहीं बोला जाए कि अभिसारी क्या होता है, तो आप बोलिएगा जमा होना। क्या होना? जमा होना। जमा होना को क्या बोलेंगे, अभिसारी बोलेंगे। जमा होना को क्या बोलेंगे, अभिसारी बोलेंगे। कंप्लीट। चलिए, इसे बोला जाता है अभिसारी। इसे बोलते हैं क्या चीज, इसे बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तब जाकर के तीसरा पढ़ते हम लोग डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, यानी कि अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? अपसारी प्रकाश पुंज जरा इसे समझिएगा। कहता है जब 2 या 2 से अधिक किरणें किसी बिंदु से बाहर की ओर फैलती हुई प्रतीत होती है। ध्यान देना कि जब 2 या 2 से अधिक किरणें बाहर की ओर फैलती है, जब 2 या 2 से अधिक किरणें बाहर की ओर क्या होती है, फैलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। फिर से सुनिए, समांतर जाएगा तो समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। किसी बिंदु पर जमा होगा तो उसे बोलेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। किसी बिंदु से बाहर की ओर फैलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी मैंने आपको ज़्यादा तो नहीं पढ़ाया, लेकिन जितना मैंने लेक्चर दिया उस लेक्चर को आपको याद करने में अभी काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि अगर आप पहली बार हो तो अगले क्लास में मैं बहुत और भी लेक्चर दूंगा, क्योंकि लेक्चर देना मेरे लिए आसान है, लेकिन आपको इतना मैं जितना बोला हूँ उतना आपको लिखने के लिए थोड़ा कवर करना पड़ेगा, आपको समय की ज़रूरत होगी। तो आने वाले अगले क्लास में हम इसको आगे लेकर के चलेंगे, बिल्कुल यहीं से आगे लेके चलेंगे। अगले वीडियो में बिल्कुल यहीं से आगे लेके चलेंगे। पार्ट नेक्स्ट में जो भी पार्ट बनेगा, पार्ट 3 है, ये पार्ट 2 हो जाएगा, लेकिन प्रकाश के परावर्तन के लिए पार्ट 1 है। ये बात समझ में आया? तो आपको मैं, यह सेकेंड क्लास है, ये आज का सेकेंड क्लास है, कल थर्ड क्लास में मैं आपको बहुत कुछ बेहतर कंटेंट दूंगा और आगे की तैयारी कराएंगे। बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से मैं शायद समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर लिखाते चलता तो शायद मैं जितना देर बोला हूँ ना, उतना देर लिखाने में ना शायद 2 से 3 घंटे लग जाते और मुझे लिखना पड़ता। मुझे तो समय लगता ही लगता, तो मुझे समय नहीं लगा,
लेक्चर देना मेरे लिए बहुत आसान है, समझ में आया। और बहुत आसान तरीक़ों से समझाता हूँ मैं बच्चों को। हर बच्चे अच्छे से पढ़ें, इसका मैं पूरा ख्याल रखता हूँ। और पूरा सीक्वेंस वाइज नॉलेज सबको होनी चाहिए। जैसे तैसे किसी को पढ़ने का मन नहीं करता है, इसलिए मैंने सही तरीके से समझाने का प्रयास किया। स्क्रीन पे आपके बहुत सारे इमेज आए होंगे, आप उस इमेज के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया। जो चीज़ें हमें समझाने लायक होगा मैं उसका इमेज आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, ताकि आप अच्छे तरीके से बातों को सीख सकें, समझ सकें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है मेरे मेहनत के लिए, है ना। तो आइए आज मैं वीडियो को बस इतना ही रखता हूँ। अगले एपिसोड में हम लोग सीखेंगे, यहीं से आगे बढ़ूंगा और यहाँ से मैं लेके चलूंगा आपको दूर, बहुत दूर ले चलूंगा, बिल्कुल अंतिम तक लेके चलेंगे। यानी प्रकाश का परावर्तन तो आज स्टार्ट हुआ, लेकिन आज प्रकाश के परावर्तन के बारे में कोई ज्ञान का चर्चा नहीं किया गया। तो इसके ज्ञान की चर्चा कल होगी। कब होगी? कल होगी। जब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज जैसा कि आपको पता होगा, आज मदर्स डे है। कौन सा डे है? मदर्स डे है। तो आप अपने माता पिता के साथ अच्छे से प्रेम भाव के साथ रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।